Assalamu alaikum students, welcome to our online session of computer science. Today we are going to learn our next topic, which is algorithm. So let's start. So we are starting with our topic algorithm. So first of all, we are going to discuss about its definition. As you all can see, the definition is an algorithm is a set of steps to solve a problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप सेट ऑफ स्टेप्स देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम. आपने पीछे पूरे फ्लो चार्ट्स का किया था जिसमें आपने पिक्टोरियल फॉर्म में सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया था, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को. अब अगर आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक स्टेप्स सीरीज़ में शो करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम. क्लियर? It is written in a natural language, so it is easily understandable by humans. नेचुरल लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं. नेचुरल लैंग्वेज मोस्टली हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में ही लिखते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जनरली यूनिवर्सली सभी लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ईजी है उसको समझना. फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. अगर आपने चाय बनानी हो तो आप उसके स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे? सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो क्या होगा? स्टार्ट. ये हर एक एल्गोरिदम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज स्टार्ट. ठीक है. अब आपने क्या करना है? पहले आप क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है? आपने कैटल लेनी है. ठीक है. कैटल ली, उसके बाद आपने क्या किया? यू पोर्ड वाटर इन इट. उसके बाद आपने कैटल को फायर पे रखा एंड देन आपने क्या किया? शुगर ऐड की, मिल्क ऐड किया. वेट टिल इट बॉयल्स. उसके बॉयल होने तक आपने इंतज़ार किया. जब वो बॉयल हो गया तो आपने क्या किया? हेड कैटल को फायर से रिमूव किया और एंड जी चाय बन गई. तो ये क्या था? ये एक टी प्रेपरेशन का एल्गोरिदम था. ये क्या था? एक एल्गोरिदम था. किस लिए था? टी प्रिपरेशन का. चाय हम सबको बनानी आती है और चाय बनाने का क्या क्या मेथड होता है? आपने इसको क्या किया? एक नेचुरल लैंग्वेज में सीरीज ऑफ स्टेप्स में उसको मेंशन कर दिया. दैट मीन्स ये क्या बन गया? एक एल्गोरिदम. ठीक है. अब इसी तरह से आप कंप्यूटर में भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. सो फॉर दैट वी फर्स्ट फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम फॉर द प्रॉब्लम और उसके बाद हम क्या करते हैं? उस एल्गोरिदम को ट्रांसलेट करते हैं किस में? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में. ठीक है. आपने उन एल्गोरिदम को ट्रांसलेट करना है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में. मतलब आपने फिर बाद में उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिस किसी में भी आपने कोडिंग करनी है आपने वो कर लेनी होती है. प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने फाइंड किया, उसको आपने इस तरह से फॉर्मुलेट कर दिए उसके लिए एल्गोरिदम को. जब आपने एल्गोरिदम बना लिया हो तो फिर उसके बाद आप उसको किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं. आप उसको बेसिक पे कर लें, C++ पे कर लें, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं. एल्गोरिदम एक ही होगा, उस एक को ही आप फॉलो करेंगे और उसके बाद आप उन इंस्ट्रक्शंस को किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ठीक है. अब यूजुअली इसके स्टेप्स क्या होते हैं? एन एल्गोरिदम टेक्स एन इनपुट और उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या चीज़ शो करेगा? आउटपुट. इसके बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं कि एक एल्गोरिदम क्या करता है? एक एल्गोरिदम सबसे पहले एक इनपुट लेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसकी आउटपुट जनरेट करेगा. अब इसको उसने फिगर में शो किया हुआ है इन फिगर 1 to 6. वो हम देख लेते हैं. ये हमने पीछे देखा था 1 to 6. अब हम पहले निकालते हैं. चलिए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका रोल क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यही चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होना बहुत ज़रूरी है. इसमें पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है सॉल्यूशन की. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? प्रोग्रामर हमेशा पहले क्या करेगा? एक एल्गोरिदम को राइट करेगा और उसके बाद उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर देगा. कोड करने का मतलब होता है कि प्रोग्राम को लिखना. ठीक है. जो प्रोग्राम को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं दैट मीन्स आपने क्या किया? उसको कोड किया. तो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर की टर्म्स में, कंप्यूटर ने जब भी प्रोग्रामर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है तो क्या करता है? पहले उसके बारे में एक एल्गोरिदम राइट करेगा, उसको जनरेट करेगा और उसके बाद उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करेगा. ठीक है.
कहते हैं कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं, कुछ डिज़ाइनर्स पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद उस फ्लो चार्ट को एल्गोरिदम में एनकोड करते हैं, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है जब भी आप एल्गोरिदम को फॉर्मुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन सी कीवर्ड्स चाहिए होंगी, कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो आपने यूज़ करनी है। तो हम उन सारी नोटेशंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहली जो नोटेशन है दैट इज़ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है कि ये आपकी एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे आपने PhD प्रेपरेशन का एल्गोरिदम देखा था तो उसमें भी आपने सबसे पहले स्टार्ट से किया था। स्टार्ट क्या शो करता है कि आपकी एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंटरिंग पॉइंट है। हर एल्गोरिदम में ये पॉइंट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सी नोटेशन है, इनपुट। ये किस लिए यूज़ होती है, टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। जैसे आप क्या करते हैं कि आपने किसी नंबर को ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, यूज़र से नंबर्स तो पूछेंगे ना, तो वो जो इनपुट होगी उस इनपुट के लिए हमने क्या करना होता है, एक इनपुट नोटेशन यूज़ करनी होती है। वो क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है और उस इनपुट को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता है किसी भी नाम के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा है, कौन सी नोटेशन है, सेट। अब इस सेट में क्या होता है कि आपने अपनी कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी डाटा को नेम के साथ आपने डाटा असाइन करना है कि फ़लाँ जो है वेरिएबल है उसको आप सेट कर दें इसके इक्वल। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कहें कि जी a इज़ इक्वल टू 5 है या 7 है, दैट मीन्स आपने क्या किया है, a को सेट कर दिया है किसके इक्वल, 7 के। what you have done right here is what you have done is that you put or you set a to 7। ठीक है, आपने क्या किया, आपने a को 7 सेट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये किस लिए यूज़ होता है, वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट जो चीज़ क्या थी वो है इफ़ एल्स। ये आपने फ्लो चार्ट में भी देखा था, ये डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है। जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो उसकी ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे ही वो रिजल्ट एवेल्यूएट करेगा। जैसे हमने फ्लो चार्ट में देख लिया था, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, जो इफ़ पार्ट को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाती हैं तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, जो एल्स पार्ट को फॉलो कर रही हैं। सपोज यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है दैट a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 7। ऐसी सिचुएशन में क्या है, कंडीशन आपने सबसे पहले देखनी है। कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ a इज़ लेस देन 5। यहाँ पे a लेस देन 5 है, ट्रू है या फॉल्स हो गया। a इज़ इक्वल टू 5 है, a 5 से लेसर नहीं है, इक्वल टू 5 है, दैट मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। कंडीशन के फॉल्स होने की सिचुएशन में आपने क्या चीज़ करनी है, या ट्रू होने की सिचुएशन में क्या करना है। अगर तो ट्रू होती है तो इफ़ को क्या चीज़ फॉलो कर रही है, सेट c to 10, और एल्स को क्या चीज़ फॉलो कर रही है, सेट c to 20। अब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो c को क्या सेट करेगा, उसने किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, एल्स पार्ट को। हमने यहाँ पीछे ये देखा था, अगर तो वो फॉल्स हो जाती है कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है तो आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, एल्स पार्ट को। तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इस एल्स पार्ट को फॉलो करेंगे, और एल्स पार्ट में क्या था, c to 20। तो आपकी वो जो c की वैल्यू है वो किसके इक्वल कर देगा, 20 के। इसी तरह से एक और नोटेशन हमारे पास कौन सी है, गो टू होती हैं ट्रांसफ़र पॉइंट्स के लिए। क्या आप फ्लो चार्ट में कहीं पे भी या एल्गोरिदम में भी कहीं से भी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, या जब आप लूपिंग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसके लिए हम ये गो टू जो नोटेशन है ये यूज़ करते हैं। ये क्या होता है कि आप रेंडमली उसको बता देते हैं कि उसने किस सिचुएशन में मूव करना है। अगर आप कहें जी फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्टली वो 10th स्टेप पे चला जाए, दैट मीन्स आप किस नोटेशन के हेल्प के साथ ये कर सकते हैं, गो टू स्टेटमेंट के साथ। उसके बाद आउटपुट किस लिए होता है, इनपुट वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है, और आउटपुट यूज़ होता है वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए। और स्टॉप ये भी हर एक एल्गोरिदम में होता है, जो क्या चीज़ शो करता है कि ये एल्गोरिदम का टर्मिनेशन पॉइंट है, यहाँ पे आपका एल्गोरिदम एंड हो रहा है। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिदम की। एग्जांपल क्या है, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। आपने 5 नंबर्स की जो कि गिवन होंगे उनका क्या क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जो क्या इंडिकेट करता है एल्गोरिदम की
स्टार्टिंग और एंट्रिंग पॉइंट वो कौन सा होता है, स्टार्ट। ये सारे एल्गोरिदम्स में होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, इनपुट का। अब कितने नंबर्स उसने कहे थे, 5 नंबर्स। तो आपने N0, N1, N2, N3, N4 ये ले लिए। आपने वेरिएबल्स इसलिए लिए हैं कि इसकी जगह पे हम कोई भी नंबर सेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इसकी जगह पे सिर्फ ये 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स अगर दे देंगे तो हमेशा जब भी वो सम करेगा तो वो इन्हीं नंबर्स का करेगा। लेकिन हम तो वैरायटी चाहते हैं कि जब भी जो भी नंबर एंटर किया जाए वो उसका ही सम फाइंड करे। इसलिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, इनपुट यूज़ किया, ये नोटेशन यूज़ की। इनपुट करने हमने नंबर्स कौन कौन से, N0, N1, N2, N3, N4 ये 5 नंबर्स बन गए। आप N1, N2, N3, N4, N5 इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपने जो एक वेरिएबल लिया जो कि क्या था, सम का, आपने उसको किसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को कैसे सेट किया, सेट सम टू, इन सब के दरमियान आपने प्लस का साइन लगा दिया। मतलब आपका जो ये फॉर्मूला होता है ना, सम इज इक्वल टू N0 N1 N2, इस तरह से ये जो भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है, इस फॉर्मूला को हम एल्गोरिदम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट की नोटेशन यूज़ करके, ठीक है। हमने क्या किया, सेट नोटेशन यूज़ की और क्या कह दिया कि इस वेरिएबल को किसके इक्वल सेट कर दे, एस के इक्वल। मतलब इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आपने इसको यूज़ किया है। अब देखिए प्रोडक्ट है तो सेट प्रोडक्ट सेट किया किसके इक्वल, इन सब की मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। और एवरेज क्या होती है, उन सबका एडिशन और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डिजिट्स पे, जितने भी डिजिट्स आप ले रहे हैं, ठीक है। और बाद में आपने क्या किया, इनकी एक आउटपुट डिस्प्ले कर देनी है। क्या क्या चीज़ डिस्प्ले करनी है, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो यहाँ आपने क्या दे दिया, आउटपुट, सम, प्रोडक्ट, एवरेज और उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे। ये इसकी इंटरप्रिटेशन आपने इसको रीड आउट करना है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये इसकी वर्किंग को शो कर रहा है, लेकिन आपने इसको लर्न नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक और है एक्सेलरेशन फाइंड करने का किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, जबकि मैस गिवन है और फोर्स जो भी आपने अप्लाई करनी होती है वो गिवन है। तो आपने क्या क्या चीज़ इनपुट लेनी है, आपको फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैस और फोर्स। अब आपने एक्सेलरेशन को सेट कर देना, फोर्स ओवर मैस, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एक्सेलरेशन को आउटपुट की फॉर्म में वो दे दे और उसके बाद उसने क्या कर देना है, एंड कर देना है। ये अब बहुत ईजी से हैं, आपने इनको अच्छी तरह से देखना है। क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, नंबर लेंगे, ठीक है, और उसकी साइड्स आपको पता होनी चाहिए। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि आपने इसकी 3 साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और बाद में आपने उस वॉल्यूम को आउटपुट की फॉर्म में दे दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब ये आप खुद देखेंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 3 नंबर्स का जो आपने फाइंड करना है, लार्जर वन। 3 नंबर्स लिए, आपने फ्लो चार्ट देखा था, आपको उससे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। पहले आपने सेट क्या किया लार्ज को कि वो N0 है, यानी ये फर्स्ट नंबर हो गया। फिर अगर तो N1 भी इस सेट वैल्यू से ग्रेटर है तो दैट मीन्स कि N1 ग्रेटर होगा। अगर N2 इस सेट वैल्यू से ग्रेटर है तो फिर वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर N2 होगा। और आपने लार्ज को वैल्यू को सेट कर देना, ठीक है। अगर आपका N1 हमने यहाँ सेट किसके किया है, N0 के। अगर आपका N1 लार्ज मतलब N0 से ग्रेटर है तो फिर उसने क्या चीज़ चेंज कर देनी है, इस लार्ज की वैल्यू को N1 के इक्वल कर देना है। उसके बाद अगर N2 ग्रेटर है N1 से भी, मतलब क्योंकि अभी तो आपकी रिसेंटली जो सेट वैल्यू है वो कौन सी होगी, N1। तो अगर वो N1 से भी ग्रेटर है दैट मीन्स लार्जर वैल्यू कौन सी होगी, N2। अब जो भी वैल्यू उसने यहाँ पे उसको सेट की है वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। अब ये आपने खुद देखना है एक दफ़ा 6-1। अगर कहीं से कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। ये आपने सारे फ्लो चार्ट्स किए हुए हैं, फॉर्मूलाज की वर्किंग कैसे होती है ये आपने सारा कुछ फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में देखा हुआ है। अब हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम क्या चीज़ है, कि उसकी एफिशिएंसी कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एफिशिएंसी होता है कि उसकी बेटर वर्किंग को आप उसकी वर्किंग को किस तरह से मज़ीद बेटर बना सकते हैं।
तो दे कैन बी मोर देन वन एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। जैसे हमने कहा था किसी एक को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, बट यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन। तो यहाँ पे भी वही बात है कि क्योंकि सॉल्यूशंस मल्टीपल होते हैं तो आप एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन विच वन इज़ बेटर, दिस इज़ द क्वेश्चन। सो विच वन इज़ बेटर ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल सॉल्यूशन एल्गोरिदम्स। अब आप इसकी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एक मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, और उस मैट्रिक्स में क्या है चीज़ें, नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। जिसके जितने ही जो है कम स्टेप्स होंगे हम कंसीडर करेंगे कि उसकी वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो कम स्टेप्स में आपको सोल्यूशन दे रहा है। यही होता है ना, हम कहते हैं कम पैसों में कोई काम हो जाए तो हम कहते हैं हाँ जी वो अच्छा काम हो रहा है, तो हम उसको एफिशिएंट समझते हैं। या कम शॉर्ट टाइम में वो आपको पूरा उतने का उतना काम दे दे तो हम समझते हैं कि हाँ वो ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ है। तो इसी तरह से अगर एक एल्गोरिदम के स्टेप्स शॉर्ट हैं, कम हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसको कंसीडर करेंगे कि वो एफिशिएंट है। इन द सेम केस स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, जो जितनी कम स्पेस यूज़ करेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिदम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ लेटर यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स। सो एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इन मेमोरी इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस, कि जितनी ही उसमें वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा हम कंसीडर करेंगे कि वो एल्गोरिदम उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिदम टेक्स लेस स्पेस इन द मेमोरी एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो मेमोरी तो कम ले रहा है लेकिन वो स्टेप्स ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो कि दूसरी साइड पे जो आप एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं वो मेमोरी ज़्यादा ले रहा है लेकिन क्या कर रहा है, स्टेप्स कम ले रहा है। ये क्या था, मेमोरी कम ले रहा है और स्टेप्स ज़्यादा हैं। ये क्या कर रहा है, मेमोरी ज़्यादा ले रहा है और स्टेप्स कम है। इसमें स्टेप्स ज़्यादा थे, इसमें स्टेप्स कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि आपने उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग मेमोरी में कंजम्पशन के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने चूज़ करना होगा कि अच्छा मुझे कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग ऑफ हो जाएगा, उसमें आपने एक एक्सचेंजिंग पॉलिसी फॉलो करनी होती है। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल्स ये आपने नहीं करनी अभी फ़िलहाल। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहते हैं इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है जो एक स्टोरी में और एक मूवी में होता है, ठीक है। फिर फ्लो चार्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्वियसली, लेकिन एल्गोरिदम क्या है, उसके रिटन स्टेप्स हैं। ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसी सोल्यूशन को तो वो क्या चीज़ को शो करेगा, फ्लो चार्ट को। और अगर उन्हीं स्टेप्स को हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या चीज़ को शो करेगा, एल्गोरिदम को। और स्टेप्स भी किस लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज में, विच इज़ ह्यूमनली अंडरस्टैंडेबल। तो अब हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लें। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, इनको ड्रॉ करना आसान होता है क्योंकि सब कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड। और क्योंकि एक ही लुक में आपको वो पूरे का पूरा सलेक्शन नज़र आ जाता है, तो अगर कोई एरर हो तो आपको वो भी ट्रेस करना आसान रहता है। और आपको फ्लो क्योंकि पता चल रहा होता है कि आपने टॉप टू बॉटम मूव करना होता है। ऐसे ही एरोज मूव कर रहे हैं, इधर को मूव कर रहे हैं और इधर को मूव कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रोग्राम की प्रॉपर वर्किंग का, उसके फ्लो का टोटली आइडिया हो रहा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने में और ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाता है, और अगर आपने कहीं दरमियान में कोई चीज़ें चेंज करनी हो, मॉडिफाई करनी हो, तो वो इजी नहीं होता। आपको फिर से सारे का सारा फ्लो चार्ट मैक्सिमम आपको रीड्रॉ करना पड़ता है अगर आपको कोई भी अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो तो। और अगर लार्जर प्रॉब्लम्स हैं तो उन लार्जर प्रॉब्लम्स को आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में शो आराम से नहीं कर सकते, वो सूटेबल है भी नहीं उसके लिए, वो सजेस्ट भी नहीं करते ये। अच्छा, अब हम देखते हैं एल्गोरिदम के फ्लो चार्ट्स क्या एडवांटेजेस क्या हैं। इनको राइट करना आसान है, जो भी टेक्निक्स हैं इसको राइट करने की वो भी सारी की सारी इजी हैं। और लार्जर प्रॉब्लम्स के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप एल्गोरिदम को यूज़ करें। उसके बाद देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, क्योंकि आपने कुछ 1 2 3 4 के स्टेप्स के हिसाब से रखा होता है, तो आपको उस मीन टाइम में अगर आप उसमें चेंज करें, चेंज हो जाता है लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद
फ़्लो को आप आसानी से शो नहीं करते, क्योंकि जब आप गो टू स्टेटमेंट्स यूज़ करके फ़्लो शो करना चाहें तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उसका फ़्लो भी आसानी से शो नहीं कर सकते। उसमें तो पिक्चर फॉर्म में था, हमें था जी यहाँ से इस स्टेप के बाद यहाँ मूव करना है, इस स्टेप के बाद यहाँ मूव करना है, इस स्टेप के बाद यहाँ मूव करना है, यहाँ कब मूव करना है, यहाँ कब मूव करना है, आपको एक ही उसकी लुक से आइडिया हो जाता है। लेकिन फ़्लो चार्ट में क्योंकि रिटर्न स्टेप्स हैं तो आपको तो वन बाय वन सारे देखने पड़ेंगे, हर एक चीज़। जैसे ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, हम वन बाय वन सारे देखेंगे। तो इसी तरह से एल्गोरिदम में फ़्लो आप आसानी से शो नहीं करा सकते, जबकि फ़्लो चार्ट में हम इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हो ना, तो गो टू स्टेटमेंट में क्या होते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्योंकि वो इंटरमिंगल हो जाता है सारा कुछ, तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जो आपके फ़्लो चार्ट के ड्रॉबैक्स थे वो एल्गोरिदम के प्लस पॉइंट्स थे, और जो एल्गोरिदम के प्लस पॉइंट्स थे वो उसके फ़्लो के ड्रॉबैक्स थे। तो इसी तरह से अब आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्गोरिदम्स और फ़्लो चार्ट का डिफरेंस और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये अच्छी तरह से देखने ऑफ एल्गोरिदम का। बाकी जो मैंने करवाया है आज वो आपने सारा अच्छे से देखना है। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।